जिंगमू को बेहोश करके किसी दूसरे कमरे में रखा गया था। शाम से रात हो जाती है और अब तक जिंगमू की आंखें खुल चुकी थी। वो उठ के बैठता है और अपने हाथों पैरों को सीधा करने लगता है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि एनेस्थीसिया का असर पूरी तरह से खत्म कैसे हो गया। क्या ये सिर्फ एक गलती थी या फिर कोई साजिश? पर फिलहाल जिंगमू के पास इन सवालों के लिए कोई वक्त नहीं था। उसे अपने लोगों को बचाना था और इस लान्या एम्पायर से बदला लेना था। जिंगमू पूरी ताकत लगा के अपनी जंजीरें तोड़ देता है। वहीं दूसरी ओर हेल की ग्रैंड रिमूवल सर्जरी चल रही थी। ओवन की सीनियर ही सर्जरी कर रही थी और ओवन उसे असिस्ट कर रहा था। इसी बीच सीनियर का हाथ जोर से ओवन के चेहरे पे लगता है और उसका चश्मा नीचे जमीन पे गिर के टूट जाता है। साथ ही मेडिकल ट्रे भी उसके हाथ से नीचे गिर जाती है। ओवन तुरंत अपने सीनियर को सॉरी बोलते हुए पूछता है कि सेकंड प्रिंस ठीक तो है ना? सीनियर उससे कहती है कि सब कुछ ठीक है, सर्जरी जारी रहेगी, तुम थोड़ी देर साइड में आराम करो, जरूरत पड़ने पे मैं तुम्हें बुला लूंगी। ओवन ठीक है बोल के साइड में हट जाता है। गाइस, मुझे तो लगता है कि सीनियर ने जानबूझ के ओवन को हाथ लगाया ताकि वो ओवन को यहाँ से हटा के अपनी चाल चल सके। आपको क्या लगता है? एक तरफ ये सारी चीजें चल रही थी और वहीं दूसरी ओर जिंगमू कमरे से बाहर निकलने में कामयाब हो चुका था खिड़की के रास्ते से, और वो पेड़ पे छिपके बाहर निकलने की प्लानिंग सोच रहा था। वो महल के सैनिकों से छिपते छिपते भाग रहा होता है। इसी बीच वो एक जोर की छलांग लगाता है जिससे उसके पैर में लगी जंजीरें जमीन से टकरा जाती हैं और उसकी आवाज से गार्ड्स को जिंगमू की मौजूदगी का पता चल जाता है। गार्ड्स जिंगमू को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। जिंगमू भी फुल स्पीड में भाग रहा था। वो एक दीवार के पीछे छिप के सोचने लगता है कि क्या मुझे उन गार्ड्स का मुकाबला करना चाहिए। वो गार्ड्स का मुकाबला करने के लिए उनके सामने जाने ही वाला होता है कि तभी पीछे अंधेरे से किसी का हाथ आता है जो उसे खींच के नीचे कर देता है। वो पर्सन जिंगमू को अंधेरी सी जगह पे छिपा देता है जहाँ गार्ड्स उन दोनों को देख ना सके। गार्ड्स उन्हें नहीं ढूंढ पाते और आगे बढ़ जाते हैं। उस पर्सन ने मास्क पहन रखा था, इसीलिए जिंगमू उसे पहचान नहीं पा रहा था। वो खुद से कहता है कि क्या ये पर्सन मेरी मदद कर रहा है। ये सोच के वो धीरे से उस पर्सन से पूछता है कि तुम कौन हो। इस पे वो पर्सन जवाब देता है, जैसा कि तुम देख सकते हो कि मैं तुम्हारी साइड हूँ, लेकिन गार्ड्स को पहले ही पता चल गया है तुम्हारे बारे में, इसीलिए तुम्हारा यहाँ से भागने का प्लान फेल हो चुका है। मैं तुम्हारी जगह ले लूंगा, बस ऐसे दिखावा करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं और जितनी जल्दी हो सके अपनी ओरिजिनल जगह पे चले जाओ और अगली अपॉर्चुनिटी का इंतजार करो। जिंगमू अपने दांत पीसते हुए कहता है कि पर अब मेरे पास टाइम नहीं है। इस पे वो पर्सन उसे बताता है, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास क्योंकि सेकंड प्रिंस की सर्जरी फेल हो चुकी है। ये सुन के तो जिंगमू शॉक ही हो जाता है और खुद से कहता है, क्या उसकी सर्जरी फेल हो गई? क्योंकि सेकंड प्रिंस की सर्जरी फेल हो गई थी तो सबका ध्यान उसी पे था, इसीलिए जिंगमू को वापस से उस कमरे में जाने का मौका मिल जाता है जहां उसे कैद करके रखा गया था। वहां पहुंच के जिंगमू बड़ी मुश्किल से उन जंजीरों को फिर से जोड़ता है जो उसने तोड़ दिए थे। थोड़ी देर बाद गार्ड्स आते हैं और उसे उस कमरे में लेके जाते हैं जहां हिल की सर्जरी चल रही थी। वहां पे इवान गुस्से में चिल्लाते हुए जिंगमू से कहता है कि जल्दी से हिल के लिए थोड़े कंफर्टिंग फेरोमोन्स रिलीज करो। जिंगमू कंफर्टिंग फेरोमोन्स रिलीज करने लगता है। जिंगमू को समझ नहीं आ रहा था कि उसे हिल के ऊपर दया क्यों आ रही है। क्या ये इसलिए है क्योंकि मार्किंग के बाद हमारे बीच एक बॉन्ड बन गया है? एक तरफ जिंगमू हिल को अपने फेरोमोन से कंफर्ट कर रहा था और वहीं दूसरी ओर इवान कमरे के बाहर आके गुस्से में अपने हाथ को दीवार पे दे मारता है। उसे खुद पे गुस्सा आ रहा था कि उसने जोखिम को नजरअंदाज किया और सर्जरी जल्दी करा दी। अगर हिल को कुछ हो गया तो। इवान को ऐसे रिएक्ट करते हुए देख के ओवन उसे समझाता है, शांत हो जाइए क्राउन प्रिंस, खुद को चोट मत पहुंचाइए। जैसा कि सीनियर डॉक्टर ने कहा, भले ही सर्जरी फेल हो गई पर सेकंड प्रिंस ठीक है। सर्जिकल घाव ठीक होने के बाद हम अगली सर्जरी अरेंज कर सकते हैं। आपके हाथ से खून निकल रहा है, अगर आप कहें तो क्या मैं इस पे दवाई लगा दूं? इवान इस चीज के लिए मना कर देता है।
अगले दिन हिल की आंख खुलती है तो वो देखता है कि जिंगमू अभी भी उसके पास ही था। वो बेड पे सिर रख के जमीन पे बैठा हुआ था। तभी जिंगमू को कुछ आहट सुनाई देती है और वो हिल की ओर देखता है तो वो उठ चुका था और मुस्कुरा के उससे बोल रहा था, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? जिंगमू उसे बताता है, नहीं, ये हॉस्पिटल रूम है, तुम्हारी सर्जरी फेल हो गई। इस पे हिल बोलता है, ओह अच्छा, तो ऐसा लगता है कि हमें साथ में वक्त बिताना जारी रखना होगा। जिंगमू इस पे कुछ नहीं बोलता और अपनी नजरें दूसरी ओर करते हुए उदास मन से खुद से कहता है, तुम्हारे दर्द से मुझे और वक्त मिल गया। तभी वहाँ इवान भी आ जाता है ओवन के साथ। वो हिल से उसकी खैरियत के बारे में पूछता है तो हिल बताता है कि मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है। उसके बाद इवान हिल से माफी मांगता है कि उसकी सर्जरी फेल हो गई और उसे इतना दर्द भी सहना पड़ा। अगली सर्जरी के लिए हमें कुछ दिनों का इंतजार करना होगा। हिल मुस्कुराते हुए अपने बड़े भाई से कहता है कि कोई बात नहीं, और मैंने भी पहले तुमसे कुछ ऐसी बातें बोल दी थी जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, तो तुम सबको मेरी फिक्र हुई और मैंने तुम्हें परेशान किया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा बड़े भाई। हिल के मुंह से सॉरी सुन के तो इवान को और ज्यादा बुरा लगने लगता है। वहीं ओवन मन ही मन हिल की तारीफ कर रहा था कि सेकंड प्रिंस तो इतने अच्छे हैं कि उनकी अच्छाई दूसरों को अनकंफर्टेबल कर देती है। उसके बाद वो हिल का बैंडेज बदलने लगता है। उसी वक्त उसे कुछ ऐसा नजर आता है जिससे वो काफी घबरा जाता है। ये देख के इवान तुरंत वरीड होके पूछता है कि क्या हुआ। ओवन बताता है कि कोई बात नहीं है, घाव ज्यादा गहरा नहीं है, इसीलिए सेकंड प्रिंस कल पैलेस वापस जा सकते हैं। ये सुन के इवान राहत की सांस लेता है। जिंगमू भी ये सारी बातें सुन रहा था। ओहो गाइस, जरा जिंगमू का ये चेहरा तो देखो, इसके चेहरे से साफ पता चल रहा है कि इसे हिल की काफी ज्यादा फिक्र हो रही है। रात में हम देखते हैं कि ओवन अचानक से इवान को अकेले में मिलने को बुलाता है। इवान उससे पूछता है कि क्या हिल को कोई तकलीफ है। ओवन उसे बताता है, क्राउन प्रिंस, सेकंड प्रिंस के घाव को चेक करने के बाद मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझ के सेकंड प्रिंस की सर्जरी को फेल कराया है। मैं सर्जरी के दौरान हेल्प करने के लिए आगे आना चाहता था, लेकिन गलती से सीनियर डॉक्टर ने हाथ उठा दिया और मुझे धक्का लग गया और मेरे चश्मे भी टूट गए। इसीलिए मुझे साइड हट के सीनियर के इंस्ट्रक्शंस का वेट करना पड़ा। इसीलिए मैं सर्जरी का पूरा प्रोसेस नहीं देख पाया। लेकिन आज जब मैंने सेकंड प्रिंस के घाव को देखा तो सर्जिकल नाइफ ने ग्लैंड को छुआ तक नहीं था। ओवन की पूरी बात सुनने के बाद इवान कहता है, तुम्हारा सीनियर डॉक्टर रॉयल फिजिशियन है जिसे किंग ने अपॉइंट किया है। ये बोलते ही इवान को रियलाइज होता है कि किंग यानी कि फादर का हाथ है इसमें। वो उसी वक्त भागता भागता किंग के चैम्बर में पहुंचता है और उन्हें तुरंत कन्फ्रंट करता है, पर किंग को तो इन चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इवान गुस्से में पूछता है, क्या आप चाहते हैं कि हिल प्रेग्नेंट हो जाए ताकि आप बच्चे को यूज करके ब्लड लाइन की पावर को अवेक कर सके? लेकिन आपने तो हिल की शादी कैली एम्पायर के प्रिंस से करने के लिए उस पर दबाव डाला था ना, तो उसका क्या? इस पे किंग बोलता है, हिल को मार्क हुए 10 दिन से ज्यादा वक्त हो गया है, पर अभी तक कैली एम्पायर की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। इसका क्या मतलब है? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? वैसे भी ताडेल की लड़ाई खत्म हो चुकी है। युद्ध में लूटा हुआ सामान हमारे पास है। हम कैली एम्पायर को दूसरी तरफ से कंपनसेशन दे देंगे। इस पे इवान सीरियस टोन में पूछता है, तो आपको लगता है कि मार्क होने के बाद हिल से शादी की कोई कीमत नहीं है, तो आप इस तरीके का इस्तेमाल करके उसका फायदा उठा रहे हैं? इस पे किंग बोलता है कि यही करना बेहतर होगा, क्योंकि वो कैदी ताडेल का सबसे प्योर और डायरेक्ट डिसेंडेंट है, तो दूसरे ओमेगा कैदियों के कंपैरिजन में ऐसे बच्चे के पैदा होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है जो ब्लड लाइन की पावर को अपवेक कर सके। अब क्योंकि हिल दर्द बर्दाश्त कर सकता है, तो क्यों ना उसका इस्तेमाल ही कर लिया जाए। वो मेरा खून है और साथ ही इस देश की एक अनमोल धरोहर भी। मैं जो कुछ भी करता हूँ वो इसेलानिया के फ्यूचर के लिए करता हूँ, तो इसीलिए खुद पे काबू रखो इसेलानिया इवान। इस पे इवान किंग को आंख दिखाते हुए गुस्से में बोलता है, भले ही आपकी बातें कितनी भी नेक क्यों ना लगे, आप इस बात को छिपा नहीं सकते कि आप हिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। किंग कहता है कि मुझे ये बताओ कि हिल के मार्क होने में किसकी गलती थी।
किंग को बहुत अच्छे से पता था कि इवान इस चीज के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराता है, इसीलिए उसने इवान से ये सवाल पूछा ताकि उसकी बोलती ही बंद हो जाए, और होता भी ठीक वैसा ही है। इवान कुछ नहीं बोल पाता। किंग उससे पूछता है कि हिल की सर्जरी की रात महल में काले कपड़ों में जो घुसपैठिया आया था उसकी इन्वेस्टिगेशन तुमने कैसे की? इवान नजरें नीचे झुका के बोलता है, हमने ताडेल पे जो हमला किया था उसके बाद रॉयल आर्मी को नुकसान उठाना पड़ा। सरकार के खिलाफ छोटे चूहे बिलों से बाहर निकलने लगे हैं। कल रात जो घुसपैठिया बच निकला वो उन्हीं में से एक होना चाहिए। खुफिया जानकारी से ये भी पता लगा है कि वो ताडेल से बचे हुए लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए मेरा मानना है कि उस कैदी को यहाँ रखना एक बहुत बड़ा जोखिम है। इस पे किंग बोलता है कि जोखिम के साथ साथ ये काफी अच्छा मौका भी है। उस कैदी को यूज करके हम उन छोटे चूहों को जड़ से मिटा सकते हैं। खतरे में भी जीतने के जुनून की वजह से ही हमारा इसेलानिया एम्पायर अभी तक खड़ा है। लेकिन तुम्हारी इस हालत को देखते हुए मैं फ्यूचर में इस देश को तुम्हारे हवाले करने के लिए कैसे यकीन करूं तुम पे? किंग के लिए फैसलों पे उंगली उठाने का क्या हक बनता है तुम्हारा? जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो मैं बस तुमने पिछले दिनों जो गलतियाँ की हैं उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस मामले को भूल जाओ। तुम अब भी हिल के अच्छे और प्यारे बड़े भाई हो। किंग ने इवान को इतना कुछ सुना दिया था, उसे इतना कमजोर साबित कर दिया था कि इवान कुछ बोल ही नहीं पाता। वो खुद से कहता है कि लगता है अभी मैं सिर्फ उस कैदी पे नजर रखने और हिल को प्रोटेक्ट करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। एक तरफ ये सारी चीजें चल रही थी और वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल के जिस कमरे में हिल था वहाँ बाहर पहरा दे रहे गार्ड्स को किसी ने मार गिराया था। वो पर्सन हिल के सीने में तलवार घुसाने ही वाला था कि तभी जेंगमू अपने हाथ से उस तलवार को पकड़ लेता है। तलवार हिल के सीने को छू रही थी और हिल अपनी जगह पे फ्रीज हो चुका था।